गुड मॉर्निंग, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। आज इनऑर्गेनिक का सिलेबस खत्म हो गया। क्या बात है, सीरियसली? बधाई हो जी, बधाई हो। तो बाकी क्या मतलब बचा हुआ, तो जेई मेंस के बाद होगा या सारा ही हो गया? मतलब जेई एडवांस वाला भी हो गया ऐसा? बताओ बताओ जल्दी से। अच्छा, बाकी मेंस के बाद होगा ना? हाँ, फिर ठीक है, मुझे अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। मुझे लगा कि यार, अच्छा जेई एडवांस वाला मेंस के बाद होगा। तो देखो, हमारा तो वैसे भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट एडवांस टाइप्स, एडवांस के लिए भी अच्छा खासा हो जाएगा। दिसंबर एंड तक तो एडवांस के हिसाब से भी अच्छा खासा हो जाएगा। एक सरफेस केमिस्ट्री बचेगा बस, बाकी सारा हो जाएगा। हर्ष कह रहा है, आप सभी टीचर्स का धन्यवाद, इस बार इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं कितने लाखों बच्चों की सीट्स छीनूंगा। बेटा, तुम छीन नहीं पाओगे, लाखों बच्चों की कैसे छीन पाओगे? तुम एक हो तो एक ही सीट ले पाओगे, और दूसरा तुम छीन कहां रहे हो? ये कह दो कि तुम अपनी सीट ले रहे हो, तुम छीन नहीं रहे हो किसी की। मेंस के बाद फिजिकल में ज्यादा कुछ बचा नहीं बेटा, सरफेस केमिस्ट्री बचा है, वो करेंगे। अच्छा, मतलब उनसे ऊपर रहोगे, ये कहना चाहते हो? बहुत बढ़िया। अरित्रा कह रहा है, भी मैंने तो कहीं 13,20,000 का पढ़ा था कि टोटल 13,20,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। गैसियस भी पढ़ा देंगे। आनंद कह रहा है, सर आप डेली क्लास लेते हो तो मजा आता है। सही में? इतने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं बेटा, इंडिया की पॉपुलेशन तुम्हें पता नहीं कितनी है। एक क्लास जब तक हमारी होती है ना, तो उसमें से कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तुम्हें पता है? चलो, तो क्या होमवर्क क्या था? होमवर्क बताइए। हाँ, तो होमवर्क जो मैंने लास्ट टाइम दिया था, 31 से 36, 13 से लेके 24। बताओ जी, क्या स्टेटस है? ओवन में डाउट्स बोलिए, 31 से 36। कोई डाउट नहीं है, 31 में ही डाउट है क्या? तुम यार मुहूर्त ही खराब कर देते हो। 31 से 36 और 31 में ही डाउट है। क्वेश्चन नंबर 31,
एन फैक्टर निकालना है BaHCN होल ट्वाइस का। तो यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन लिखी हुई है सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन। सल्फर यहां -2, कार्बन +4, नाइट्रोजन -3। तो देखा जाए तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर -2 से +6, तो सल्फर के लिए चेंज कितने का हुआ, 8 का। नाइट्रोजन के लिए चेंज कितने का हुआ, 8 का। यहां पर अगर हम देखें 2 सल्फर 2 नाइट्रोजन, तो सल्फर के लिए भी 16, नाइट्रोजन का भी 16, तो टोटल कितना हो गया 32। बस और क्या यार है? बोलो क्या किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिससे वो ऑक्सीडाइज होकर +6 में जा रहा है। तो 1 मिलीमोल अगर AS2O3 है और इसको ऑक्सीडाइज करना है तो KMnO4 का कितना वॉल्यूम चाहिए। मीडियम कौन सा है बताइए, एसिडिक मीडियम। KMnO4 किस में जाएगा, +2। आर्सेनिक किस में जा रहा है, H3ASO4। आर्सेनिक का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहां कितना है +3। चेंज कितने का हुआ, 2 का। लेकिन इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 4। एन फैक्टर इसका 4। अब इसके कितने मिलीमोल है, 1 मिलीमोल। तो इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, इंटू 4। इतने ही इक्विवेलेंट्स KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू KMnO4 का इन फैक्टर 5। कर लो। 4 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 5। क्यों नहीं आ रहा भाई आंसर बताओ, नहीं आ रहा, सही कह रहे हो। ये कितना हो गया, 1040 आंसर आना चाहिए ना। कैलकटा, कैलकटा आएगा भाई, चेंज कर लो, इसका आंसर कैलकटा है। बिल्कुल सही कहा, चेंज कर लेना आंसर कैलकटा। नेक्स्ट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36। देखो इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर कितना होता है, 1। इलेक्ट्रॉन के पहले मोल्स निकालें तो 6 इंटू 10⁻23। तो इलेक्ट्रॉन के मोल्स कितने आ गए, 10⁻³ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर 1 है, तो इतने ही इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रॉन के होंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितने इक्विवेलेंट्स इलेक्ट्रॉन के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स किसी आयन के भी होंगे। सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ आयन। आंसर इज 10⁻³ सब बता दूं बेटा, वेरी गुड। 35 नहीं बता रहा हूं।
यार 35 में क्या डाउट है भाई? क्या प्रॉब्लम है 35 में? बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए S1 पर आ जाइए। S1 कहां से कहां तक दिया था S1 में? 13 से लेके 24, बोलिए। 13 से लेके 24। कौन पूछ रहा था डेसी नॉर्मल है? वेरी गुड। यहां पर अभी सब पता होगा, एक मोबाइल में सारे फीचर्स पता होंगे, एप्पल के सारे फीचर्स पता होंगे, सैमसंग में सब पता होगा, एंड्रॉयड आईओएस, लेकिन यहां डेसी नॉर्मल नहीं पता भाई हमें। काम की चीजें नहीं पता है, बट फालतू वाली सब पता होगी। जो 9, 6, 7, 8 में पढ़ते हैं वो नहीं पता होगा, और पहले भी आ चुका है, लेकिन वो थोड़ी पता होता है। फेसबुक, इंस्टा, इनसे इनके सारे फीचर्स हमें पता होंगे, बट खाना मत खाओ, एक दिन सब पता चल जाएगा। जब तक नहीं पता चले ना, खाना मत खाना, तो सब पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 मुझे लगता है लास्ट क्लास में ही मैं बता चुका हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्लास में हमने किया था, हाँ या ना? वेंटली एल्कलाइन मीडियम है तो KMnO4 किस में जाएगा? Mn+4 में। और थायोसल्फेट Na2H2O3, तो Mn जाएगा +4 में। थायोसल्फेट के लिए दे रखा कि वो किस में जा रहा है? SO4 2- में। X की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट, क्या आंसर नहीं आ रहा बेटा? है KMnO4 का एन फैक्टर 3, 18 इंटू 3। सल्फेट आयन का एन फैक्टर, इसके एक्स मोल्स है, +2 से +6, इसके एक्स मोल है, इस तो x इंटू 4, 54 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x। क्या आंसर नहीं आ रहा इसका? एग्जाम में 2+2 पूछा जाए हैं कि सर बताओ बच्चों 2+2 कितना होता है, 2+3 कितना होता है, तब तुम्हारे आंसर आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, उसके बीच में कुछ नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21 वैसे ये भी आसान है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। KMnO4 की रिएक्शन हो रही है H2O2 के साथ, क्या बनेगा? KMnO4 एसिडिक मीडियम में, और H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा, O2 KMnO4 का रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन। बताओ दोनों के एन फैक्टर क्या होंगे? देखो अब इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछोगे ना तो मामला खराब हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, नोट्स को ढंग से पढ़ो, एन फैक्टर कैलकुलेट करो। क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स करवा दिए मैंने, अब प्रैक्टिस करनी है। तो अब यहां पर 1 ग्राम सैंपल में H2O2 कितने परसेंट है? X%। X% मतलब X/100 ग्राम। ये H2O2 का मास आ गया,
डिवाइडेड बाय 34 कर दिया तो H2O2 के क्या निकल के आ गए? मोल्स। H2O2 का n फैक्टर कितना होगा? H2O2 का n फैक्टर यहां से देखें तो -1 से 0, चेंज 1 का, लेकिन दो ऑक्सीजन है इसलिए H2O2 का n फैक्टर हो गया 2। ये इतने इक्विवेलेंट्स किसके हो गए? के H2O2 के इतने ही किसके होंगे? KMnO4 के। KMnO4 की नॉर्मेलिटी निकालनी है और वॉल्यूम सिंस ml में दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 1000, x ml तो लीटर में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दो, नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगी। इतना अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है, उसके बाद अगर ये डाउट पूछते हो ना योगेश बेटा, अगर इस सॉल्यूशन देख के नहीं समझ में आ रहा ना तो मैं भी कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा। फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा। फिर तुम इंजीनियर बन के भी है ना कहोगे, जब तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो तुम कहोगे तो आप बताओ क्या करूं मैं साहब, आप बताओ मुझे से तो नहीं हो रहा। कोई प्रॉब्लम लेके तुम्हारे पास आएगा, तुम उसकी तो छोड़ो अपनी प्रॉब्लम कहते होगे कि यार मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दो, मुझे तो ये भी नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता। संदेश सॉल्यूशन में करेक्शन कर लेना या O2 लिखोगे। वैसे n फैक्टर में फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन H2O2 का ऑक्सीडेशन होगा और KMnO4 का रिडक्शन होगा। बेटा 16th में सल्फेट आयन का n फैक्टर निकालना है। सल्फेट आयन का n फैक्टर 8 नहीं होगा, इसका n फैक्टर 8 होगा। समझ में आई बात? MD मोल्स किसके दे रखे हैं? x मोल सल्फेट आयन के, तो उसका n फैक्टर 4 है। इसमें एक सल्फर है या दो सल्फर है? एक तो ये पता नहीं किसे। यश बेटा पहले चुपचाप डिस्कशन कर लो, नहीं तो कुछ सुनने की मन कर रहा तो बता दो मैं। हाँ समझ में नहीं आ रहा यहां कुछ डिस्कशन चल रहा है तुम्हें, बीच में कुछ भी पूछे जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, Br माइनस प्लस BrO3 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Br2। ये डिस्प्रपोर्शनेशन की उल्टी रिएक्शन है। यहां पर फॉर्मूला लगेगा, Br2 का n फैक्टर अगर निकालना है तो इसका 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 विच इज 5/3। आयोडीन का n फैक्टर निकाला था हमने, आयोडीन का n फैक्टर निकाला था तो विच इज 5/3। इसका n फैक्टर 1, इसका n फैक्टर 5। आई थिंक अब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डन। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए थे, एन फैक्टर के केसेस भी बताए थे। यहां पर कुछ और क्वेश्चंस पर मैं आ रहा हूं, क्वेश्चंस की ही अभी बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड है H2C2O4, ये ऑक्जेलिक एसिड अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब इसकी रिएक्शन होती तो क्या बनता है? CO2। मान लो यहां पर फॉर्मूला थोड़ा बदल देता हूं, मैं इसको KHC2O4 लिख देता हूं, KHC2O4। लेकिन यही KHC2O4 की
एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकती है, इसकी KOH के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, और KOH के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये H प्लस और ये OH आयन रिएक्ट करेंगे, तो यहां पर फिर बनेगा K2C2O4 प्लस H2O। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। यहां KHC2O4 का इनफैक्टर अलग होगा, यहां KHC2O4 का इनफैक्टर अलग होगा। बताओ दोनों जगह KHC2O4 का इनफैक्टर कितना होगा? यहां और यहां क्या एन फैक्टर सेम होगा या एन फैक्टर अलग अलग होगा? टू और वन। आदर्श का आंसर आया है, आंसर तो अभी तक केवल आदर्श का ही आया है। कितना होगा वो बताओ बेटा। कितना होगा वो बताओ। पीयूष का भी आया है, MD का भी आया है, करण का भी आया है, शिवकांत का भी आ गया, बाबुल का भी आ गया, पीयूष का भी आ गया। बिल्कुल सही, 2 और 1। यहां पर एन फैक्टर निकालना है तो +3 से +4, चेंज 1 का, लेकिन 2 कार्बन है इसीलिए 2। ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है तो सीधा सीधा देखो ये कितने H प्लस आयन लूज कर रहा है, एक, तो यहां पर इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया, 1। तो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका एन फैक्टर चेंज हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, ये जो ऑक्जेलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं ना, KHC2O4 डॉट H2C2O4, इसकी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन हो रही तो एन फैक्टर क्या होगा, और इसकी KOH के साथ रिएक्शन हो रही तो एन फैक्टर क्या होगा। अब ये पूरा एक कंपाउंड है, इसको इस तरह से लिखा गया है, ये पूरा अपने आप में कंपाउंड है। मतलब इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 4 कार्बन के एटम्स है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 8। इस तरह से आप कह सकते हो। तो अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो जितने भी कार्बन है वो सब CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर क्या होगा, इसके पास कितनी एसिडिक हाइड्रोजन है, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, एक यहां पर है, 2 यहां पर है। ये सब एसिडिक हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगी K2C2O4 डॉट K2C2O4। ऐसे ही लिखो इसको, जैसे दे रखा है, बस हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लिख दो, पोटेशियम। अब बताओ दोनों जगह पर इस कंपाउंड का इनफैक्टर क्या होगा, इस कंपाउंड का इनफैक्टर क्या होगा। लिखते जाओ आंसर। बिल्कुल सही। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4, तो इसका एन फैक्टर हो गया 4। यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन से मतलब है, और एसिडिक हाइड्रोजन यहां कितनी है, 3, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से चेक करो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, और अगर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है तो एसिडिक हाइड्रोजन से चेक करो कि एसिडिक हाइड्रोजन कितनी है। समझ में आ गई मेरी बात। अब यहां पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूं। 5 moles KMnO4 are used to oxidize
certain amount of H2C2O4 dot 3KHC2O4 in acidic medium, find the moles of KOH required to react with same amount of given compound। तो बताइए उतनी अमाउंट इस कंपाउंड के साथ KOH के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, KOH के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, ये आपको बताना है। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। सतीश का तो आंसर भी आ गया। चेक करते हैं सतीश, लिख लेता हूं यहां पर 25/8, 25/8। आलोक यार देखो, ऑल्टरनेट नहीं कर रहे हैं, रेगुलर ही चलाएंगे। पहले इलेक्ट्रो कंप्लीट करेंगे, उसी के सीक्वेंस के बाद लिक्विड, वो ज्यादा सही लग रहा है। बहुत अच्छी स्पीड से हमारा रिडॉक्स कंप्लीट भी हो गया। तो ये जो तरीका बिल्कुल सही है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं अभी। तो बस रिडॉक्स, उसके बाद इलेक्ट्रो, फिर लिक्विड, फिर एटॉमिक। ज्यादा डिफरेंस किसी भी तरीके में नहीं आता, ये मैं बता दूं तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं वो तरीका अच्छा है, तो दूसरे से ये अच्छा लगेगा। कोई प्रूवन थ्योरी नहीं है कि नहीं ये ज्यादा अच्छा तरीका है या ये ज्यादा अच्छा तरीका है। दोनों में ही उतनी तकलीफें हैं, ये समझ लेना। एटॉमिक में भी मोटा मोटी मुझे लगता है 6 लेक्चर तो लगेंगे। 6-7 लेक्चर लिक्विड सॉल्यूशन, 7 लेक्चर लिक्विड सॉल्यूशन में चाहिए, 6 लेक्चर लगभग एटॉमिक में चाहिए, 10 लेक्चर रेडॉक्स में चाहिए। तो रफली 23 लेक्चर्स के आसपास हमें चाहिए। आंसर 25/8 भी देख रहा हूं, 25/4 भी देख रहा हूं। इसके अलावा कोई और आंसर है तो बताइए। तो जब KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रही तो इसका एन फैक्टर कितना है? KMnO4 के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो इसका एन फैक्टर कितना है बताइए। तो कह सकते हैं तब यहां पर 2 और 6, 8 कार्बन है तो 8। लेकिन जब KOH के साथ रिएक्शन होगी तब इसका एन फैक्टर कोई पूछे तो कितना आएगा? एसिडिक हाइड्रोजन, और वो एसिडिक हाइड्रोजन आपको कितनी दिख रही है? 5। अब क्या करना है यहां पर? पहले इस कंपाउंड के मोल्स निकालने पड़ेंगे। इस कंपाउंड के मोल्स निकालने पड़ेंगे कि हमारे पास H2C2O4 जो भी ये कंपाउंड है, ये कितने मोल्स है। तो KMnO4 के मोल्स पता है, 5 मोल KMnO4। उससे हम KMnO4 के इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं इंटू 5, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। मान लेते हैं ये जो कंपाउंड है उसके n मोल्स है, तो इसका n फैक्टर कितना है? 8।
तो इस कंपाउंड के कितने मोल्स आ गए? 25/8। 25/8। अब सेम अमाउंट लिखी हुई है, सेम अमाउंट लिखी हुई है, मतलब इतने ही मोल्स अब KOH के साथ रिएक्ट करेंगे। तो KOH के साथ कितने मोल्स रिएक्ट करें? 25/8 इंटू इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 5। और KOH का एन फैक्टर तो सबको ही पता है, KOH का एन फैक्टर 1, इक्विवेलेंस ऑफ KOH, इक्विवेलेंस ऑफ दिस कंपाउंड, यानी आंसर इज 125/8। बिल्कुल सही कहा। आंसर 25/8 भी नहीं आएगा, 25/4 भी नहीं आएगा, आंसर आएगा 125/8। डन, समझ में आ गई बात। फर्दर अब हम कुछ क्वेश्चंस मिक्सचर वाले करेंगे, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ मिक्सचर। इसका क्या मतलब है? अब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि लेट से हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें दो कंपाउंड है ए और बी, और इस मिक्सचर की हम किसी सी के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जब आप इस मिक्सचर को किसी सी के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहां तीन केसेस बनेंगे। हो सकता है कि ये जो सी है वो केवल ए के साथ रिएक्ट करे, हो सकता है सी केवल बी के साथ रिएक्ट करे, या हो सकता है कि सी ए और बी दोनों के साथ रिएक्ट करे। ये आपको देखना पड़ेगा कि सी की किसके साथ रिएक्शन हो रही है। अगर सी की केवल ए के साथ रिएक्शन हो रही तो सी के जितने इक्विवेलेंट्स है उतने इक्विवेलेंट्स ए के होंगे। अगर सी की केवल बी के साथ रिएक्शन हो रही तो सी के जितने इक्विवेलेंट्स है उतने ही बी के होंगे। लेकिन अगर सी की ए और बी दोनों के साथ रिएक्शन हो रही है तो जितने ए और बी के इक्विवेलेंट्स का जो सम होगा वो सी के इक्विवेलेंट्स के बराबर होगा। क्योंकि सी के कुछ इक्विवेलेंट्स ए के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सी के कुछ इक्विवेलेंट्स बी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सी के टोटल कितने इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे? तो उसके लिए इक्विवेलेंट्स ऑफ ए प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सी कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? तो इसी पर अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ Fe3O4 and FeO is oxidized completely by 4 moles K2Cr2O7. Find moles of each in original mixture. Find moles of each in original mixture. शिवकांत, नॉन रिडॉक्स होने से क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? नॉन रिडॉक्स में भी इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, रिडॉक्स में भी बराबर होते हैं, बस नॉन रिडॉक्स में एन फैक्टर निकालने का तरीका अलग होगा, रिडॉक्स में एन फैक्टर निकालने का तरीका अलग होगा। अल्टीमेटली इक्विवेलेंट्स तो बराबर रिडॉक्स में भी करोगे, इक्विवेलेंट्स बराबर नॉन रिडॉक्स में भी करोगे।
इक्विमोलर मिक्सचर मतलब इसके एक्स मोल है तो इसके भी एक्स मोल है। अब पहले तो ये चेक करो कि क्या K2Cr2O7 की इन दोनों के साथ रिएक्शन होगी या किसी एक के साथ रिएक्शन होगी। दोनों को दोनों के इक्वल मोल्स है, मान लो इसके भी एक्स मोल्स है इसके भी एक्स मोल है। चेक करो क्या K2Cr2O7 दोनों के साथ रिएक्ट करेगा या किसी एक के साथ। अच्छा ये बताओ ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा। FeO अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या बनेगा, Fe3O4 अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या बनेगा। आयरन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताई की थी, क्या हो सकती है Fe या तो +2 या फिर +3। तो यहां पर अगर हम देखें तो आयरन जो है यहां पर आयरन +2 में है और यहां पर भी आयरन +3 से तो कम ही है, 8/3 जो कि +3 से कम है। तो ये दोनों आयरन जो है FeO वाला भी और Fe3O4 वाला भी, ये दोनों ऑक्सीडाइज होकर Fe+3 में चले जाएंगे। ये दोनों ऑक्सीडाइज होके Fe+3 में चले जाएंगे। 12 मोल्स, चलिए बिल्कुल सही लग रहा आंसर। तो Fe3O4 की भी रिएक्शन होगी K2Cr2O7 के साथ और क्या बनेगा Fe+3। FeO की भी रिएक्शन होगी, क्या बनेगा के Fe+3। एन फैक्टर निकालना होगा तो साफ साफ दिख रहा है इसका एन फैक्टर तो कितना हो गया 1, इसका एन फैक्टर हो गया 1 और यहां पर देखा जाए इसका एन फैक्टर 8/3 से 3 चेंज कितने का हो गया 1/3 का। तो इसका एन फैक्टर भी आप निकालोगे तो वो भी 1 आएगा, पहले भी निकाल चुके हैं इसका एन फैक्टर, इसका भी एन फैक्टर निकाल चुके हैं। तो मान लेते हैं दोनों इसके भी मोल्स एक्स है इसके भी मोल्स एक्स है, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe3O4 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ FeO इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7। इसके x मोल्स तो इंटू 1, ये Fe3O4 के इक्विवेलेंट्स हो गए, इतने ही इक्विवेलेंट्स FeO के भी होंगे इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 विच इज 4 और K2Cr2O7 का एन फैक्टर सबको पता है 6। तो यहां पर x इक्वल्स टू कितना आ गया 12, मतलब इन दोनों के मिक्सचर में 12 मोल्स है। इन दोनों के मिक्सचर में 12 मोल्स कह सकते हो, इसके भी 12 मोल्स इसके भी 12 मोल्स है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी होगी। अगर ये दोनों K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट करें तो इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe3O4 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ FeO राइट। चलिए तो ये सब मैं अलग अलग वैरायटी वाले देखो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, हर तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं। आप शीट जब खोलोगे सब रिलेट कर सकते हो और गारंटी है एग्जाम हो या कहीं पर भी हो फिर कोई नए तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। और आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, ये मिक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अब आगे मैं यहां पर बढ़ रहा हूं प्रॉब्लम्स related with
सीरीज ऑफ रिएक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे कि A प्लस बी रिएक्ट करके कुछ C प्लस डी बना रहा है या C प्लस आई बना रहा है, और ये जो I बन रहा है इंटरमीडिएट, ये I किसी और सब्सटेंस D के साथ रिएक्ट करके E और F बना रहे हैं। मतलब जो भी ये इंटरमीडिएट यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वो फर्दर किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके E और F बना रहा है। अब हमें यह तो पता है कि जितने इक्विवेलेंट्स A के रिएक्ट करेंगे उतने ही B के रिएक्ट करेंगे, उतने ही C के बनेंगे, उतने ही इस I के बनेंगे। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर यहां पर इसके इवन इक्विवेलेंट्स बन रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि जितना भी इंटरमीडिएट यहां बन रहा है वो सब यहां पर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? D के साथ। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके यहां पर इवन इक्विवेलेंट्स है तो यहां पर भी इसके इवन इक्विवेलेंट्स ही होंगे? मतलब इंटरमीडिएट के जितने इक्विवेलेंट्स यहां बन रहे हैं उतने ही यहां रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम है। क्यों इसमें प्रॉब्लम है वो समझाता हूं। एक्चुअली नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं? n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और n फैक्टर हमें पता है कि रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर इसका n फैक्टर कुछ और हो, इस और यहां पर I का n फैक्टर कुछ और है। अगर दोनों जगह इस इंटरमीडिएट का n फैक्टर अलग अलग है तो फिर इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं होंगे। हां, मोल्स हमेशा बराबर होंगे, मास हमेशा बराबर होगा। अगर जितने ग्राम इंटरमीडिएट यहां बन रहा है वो सारा आप यहां यूज करो। अगर यहां 100 ग्राम बना तो यहां पे भी 100 ग्राम रिएक्ट करेगा, यहां 200 ग्राम तो यहां 200 ग्राम, यहां अगर इसके 10 मोल्स है तो यहां पर भी 10 मोल्स होंगे, यहां 20 मोल्स है तो यहां पर भी 20 मोल्स होंगे। लेकिन इक्विवेलेंट्स अलग अलग हो सकते हैं अगर एन फैक्टर अलग अलग हुआ। कैसे? उसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर है N1 और इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर है N2, N1 और N2। तो अगर इसके यहां पर इवन इक्विवेलेंट्स हैं, अगर यहां पर इसके इवन इक्विवेलेंट्स हैं तो उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो E1 अपॉन N1, इक्विवेलेंट्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। इसके अगर इवन इक्विवेलेंट्स हैं तो इसके भी इक्विवेलेंट्स इवन होंगे, लेकिन इवन इक्विवेलेंट्स को मोल्स में कन्वर्ट किया तो E1 अपॉन N1। तो यहां पर भी मोल्स तो E1 अपॉन N1 ही होंगे, क्योंकि जितने मोल्स यहां से बन रहे हैं उतने ही मोल्स हम यहां यूज कर रहे हैं। बट अब अगर मैं इसको यहां पर वापस इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करता हूं तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर विच इज N2। और अगर N1 N2 सेम है, अगर N1 N2 सेम है तब तो चलिए, तो यहां पर n फैक्टर अगर N2 है तो इक्विवेलेंट्स यहां पर कुछ और होंगे। लेकिन अगर n फैक्टर सेम है तो N2 N1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जितने इक्विवेलेंट्स यहां होंगे उतने ही इक्विवेलेंट्स यहां पर भी होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर सोचो दोनों रिएक्शन में जो कनेक्टिंग एलिमेंट है, यहां पर इन दोनों रिएक्शन को कौन कनेक्ट कर रहा है? ये इंटरमीडिएट। अगर इस इंटरमीडिएट का n फैक्टर सेम है तो इसके इवन इक्विवेलेंट्स, इसके भी इवन, C के भी इवन, इसके भी इवन, और आयोडी इंटरमीडिएट के भी इवन, D के भी इवन, E के भी इवन और F के भी इवन। मतलब कनेक्टिंग एलिमेंट का अगर n फैक्टर सेम है
तो इन सभी के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगी। लेकिन अगर कनेक्टिंग एलिमेंट का एन फैक्टर डिफरेंट है तो इसका एन फैक्टर कुछ, इसके इक्विवेलेंट्स कुछ और होंगे, इसके इक्विवेलेंट्स कुछ और होंगे। अब दोनों रिएक्शन में सबके इक्विवेलेंट्स बराबर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन करते वक्त आपको यह देखना होगा कि क्या कनेक्टिंग एलिमेंट्स के एन फैक्टर सेम है या नहीं है। अगर डिफरेंट है तो यहीं पर इसके इक्विवेलेंट्स को पहले मोल्स में कन्वर्ट करो और फिर एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शन में मोल्स ट्रांसफर होंगे, इक्विवेलेंट्स नहीं होंगे। यहां इसके मोल्स से इसके मोल्स, या रिवर्स जा रहे हो तो इसके मोल्स निकाल के इसके मोल्स उतने ही लिखोगे। अगर एन फैक्टर डिफरेंट है तो मोल्स बराबर होंगे, लेकिन अगर एन फैक्टर सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे, इक्विवेलेंट्स भी सेम होंगे, दोनों ही सेम होंगे। बट अगर एन फैक्टर डिफरेंट है तो मोल्स तो सेम होंगे लेकिन इक्विवेलेंट सेम नहीं होंगे। क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पर बेस्ड, क्वेश्चन से और अच्छी तरह से यही बात समझ में आ जाएगी। तो लिखिए, यहां पर क्वेश्चन लिखिए। $50 ml KMnO4 reacts with 20 ml 0.4 m Ki to in acidic medium. Evolved iodine is collected and titrated with 0.5 m हाइपो, सबको पता हाइपो क्या होता है, विच रिक्वायर्ड 50 ml हाइपो सॉल्यूशन। फाइंड एक सेकेंड, रुको यहां पर ये हटा दो और इसकी जगह सिंपली लिख दो एक्सेस के आई, इसकी जगह सिंपली लिख दो एक्सेस के आई। करेक्शन कर लेना, फाइंड मोलरिटी ऑफ KMnO4 solution used। KMnO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी वो बताना है। सबसे पहला काम तो क्या करोगे, दोनों रिएक्शंस लिखो। यहां पर एक नहीं दो रिएक्शन हो रही है KMnO4 की। पहले किसके साथ रिएक्शन हो रही है, KI के साथ। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही रिएक्शन छुपी हुई है, उसी से आपको रिएक्शन क्या हो रही है वो पता चल जाएगी। लिखा हुआ इवॉल्व आयोडीन, मतलब KMnO4 और KI की रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस हो रही है, आयोडीन। मतलब KI किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन में। फिर वो जो आयोडीन प्रोड्यूस हो रही है वो किसके साथ रिएक्ट कर रही है, हाइपो, मतलब Na2H2O3, हाइपो के साथ रिएक्शन हो रही है। हाइपो के साथ आयोडीन की क्या रिएक्शन होती है ये ऑलरेडी हमें पता है। दोनों रिएक्शंस लिखो। अब यहां पहले चेक करो कि कनेक्टिंग एलिमेंट क्या है। यहां पर दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, आयोडीन। एक जगह से आयोडीन जो प्रोड्यूस हो रही है वो दूसरी जगह हाइपो के साथ रिएक्ट कर रही है।
आपको ये चेक करना होगा कि क्या आयोडीन का दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर सेम है या नहीं है। सीतू बेटा सामने मिलो, हाइपो का फॉर्मूला भी बताऊंगा बड़े प्यार से, सामने आओ थोड़ा सा। हाँ, अच्छी तरह से बताया जाएगा तुम्हें हाइपो का फॉर्मूला क्या होता है। तुम्हें इस तरह से नहीं समझ में आएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सही नहीं तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म ही सही है। अच्छी रैंक आएगी तुम्हारी, आके मिलो, आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें जबर अच्छा वाला, अच्छी रैंक आएगी उससे। तो आंसर .1 या .2, KMnO4 की मोलरिटी क्या होगी? तो KMnO4 प्लस KI कन्वर्टिंग इनटू एसिडिक मीडियम है +2 प्लस आयोडीन, और ये जो आयोडीन यहां प्रोड्यूस हो रही है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? हाइपो के साथ, गिविंग I माइनस प्लस Na2S4O6। सबसे पहला काम एन फैक्टर्स निकालिए, KMnO4 का एन फैक्टर पता ही है, इस आयोडीन का एन फैक्टर सबको पता, यहां पर 2, -1 से 0, चेंज 1 का, 2 आयोडीन है तो एन फैक्टर 2, और यहां पर वापस I2 I माइनस में जा रही है, या I माइनस से I2 और I2 से फिर से I माइनस, तो यहां पर भी इसका एन फैक्टर तो 2 ही होगा। मतलब आयोडीन का एन फैक्टर जितना यहां है उतना ही यहां है, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर अब इन सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, सबके इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो जितने इक्विवेलेंट्स KMnO4 के हैं उतने इक्विवेलेंट्स आयोडीन के भी होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट्स हाइपो के भी होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट्स हाइपो के भी होंगे। तो आप डायरेक्टली हाइपो के इक्विवेलेंट्स को किससे कनेक्ट कर लो? KMnO4 से। KMnO4 का वॉल्यूम कितना दे रखा है? 50 ml। KMnO4 की मोलरिटी m मान लेते हैं, और KMnO4 का n फैक्टर 5, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, हाइपो का वॉल्यूम कितना है? 50 ml, हाइपो की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 इंटू इसका एन फैक्टर जो कि हमें पता है 5। यहां पर ये 50 से 50 कैंसिल, तो m इक्वल्स टू आ गया 0.1। आप सोचो, 2 लाइन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर यही आप मोल कॉन्सेप्ट से करोगे तो पहले दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, उसमें टाइम लगेगा, फिर ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, और यही इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से 2 स्टेप में बहुत जल्दी आंसर आ गया। केशु, ऑफलाइन में स्टूडेंट्स को मारता नहीं हूं, प्यार करता हूं, मारता नहीं हूं। ऑफ ऑनलाइन में वो प्यार करने का मौका ही नहीं मिलता, बट ऑफलाइन में, समझ रहे हो तुम? बट वो प्यार भी हर किसी को नहीं मिलता, वो प्यार भी हर किसी को नहीं मिलता, बट उसके लिए भी सामने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। 20 ml KiO3 is mixed with was mixed with excess Ki in acidic medium with HCl, लिख देता हूं इसको, with HCl, evolved iodine is titrated and required 40 ml 0.25 m Na2S2O3 solution. Find molarity of KiO3 solution. बड़े गाने याद आ रहे हैं तुम लोगों को, हैं? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, है सुमित? अभी किसी और ने भी कोई गाना लिखा था। एक्सेस के आई, एक्सेस के आई लिखा हुआ भाई, बस अब ठीक है। ओहो, यश कह रहा इस प्यार को क्या नाम दूं। ओहो, बेचैन दिल को कैसे आराम दूं। खुश नसीब है वो जिनको मिली ये बहार जिंदगी में। हाँ गुलशन, बहुत मजा आएगा ऑफलाइन में। जो तुम यहाँ कमेंट लिखते हो ना, यहाँ पर मन में आए जो कुछ भी लिख देते हो, ऑफलाइन में कभी बोलना देखें। गाना गाना ऐसे, ऐसे ऑफलाइन में गाना गाना, चलती क्लास में या मन में आता जो पूछ लेते हो, कुछ भी लिख लेते हो। आर्या का आंसर आ गया 1/24। चेक करते हैं अभी, चेक करेंगे 1/24 आर्या का आंसर आया है, सही है या नहीं, अभी देखते हैं। वन बाय 16.1 किसका आया है? अंतिमा का। सतीश का कितना आया है? 0.6। एबीसीडी का 0.12। और भाई और 1/12। कितने आंसर निकालोगे रे?
1/12, 1/24, 1/16, 0.1, 0.12, 0.6. हम्म। हो गया फाइनल। एमडी कह रहा है 1/16, 100% यही आंसर है ऐसा। एमडी कह रहा है भैया 1/16 ही आएगा। और 1/16 नहीं आया तो एमडी सभी को पार्टी देगा। बोलो एमडी। 1/16 नहीं आया तो पार्टी दोगे सबको। शिवकांत कह रहा है 1/12, 100%। आरुष का कहना है 1/12। करण कह रहा 1/20। एक और आंसर। चलिए, आयोडीन का फर्स्ट रिएक्शन में एन फैक्टर कितना है? यहां पर ये HCl केवल एसिडिक मीडियम के लिए है, केवल एसिडिक मीडियम के लिए है और इसका कोई रोल नहीं है। चाहो तो यहां लिख दो HCl, तो उससे KCl बन जाएगा, दैट्स इट। तो HCl का कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। लेकिन ये जो आयोडीन यहां प्रोड्यूस हो रही है, ये फर्दर किसके साथ रिएक्ट कर रही है? Na2S2O3 के साथ। और किस में कन्वर्ट होगी? I- प्लस Na2S4O6। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिवर्स रिएक्शन है, तो यहां पर इस आयोडीन का एन फैक्टर 5/3 है और सेकंड वाली रिएक्शन में आयोडीन का जो एन फैक्टर है वो 2 है। तो दोनों रिएक्शन में अब आयोडीन का एन फैक्टर इक्वल नहीं है, तो यहां पर KiO3 और Na2S2O3 के इक्विवेलेंट्स को बराबर नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले यहां पर इसके इक्विवेलेंट्स निकालो। तो 40 इंटू 0.25 इंटू 1, तो इसके कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए? 10 मिली इक्विवेलेंट्स। कितने मिली इक्विवेलेंट्स हो गए? 10 मिली इक्विवेलेंट्स। तो इस आयोडीन के भी 10 मिली इक्विवेलेंट्स ही होंगे, ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन अब यहां पर इस आयोडीन के मिली इक्विवेलेंट्स से मिलीमोल्स निकालने पड़ेंगे। तो 10 मिली इक्विवेलेंट्स एन फैक्टर 2, तो इसके कितने मिलीमोल्स हो गए? 5 मिलीमोल्स। तो यहां पर आयोडीन के 5 मिलीमोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। ये 5 मिलीमोल्स कहां से आ रहे हैं? यहां से आ रहे हैं। तो यहां पर भी इस आयोडीन के 5 मिलीमोल्स ही होंगे। हमें यहां पर अब आयोडीन के मिलीमोल्स पता चल गए, तो यहां पर आयोडीन के इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे? इनटू एन फैक्टर। तो ये मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ आयोडीन, और इतने ही मिली इक्विवेलेंट्स किसके होंगे? KiO3 के। तो KiO3 के मिली इक्विवेलेंट्स 20 इंटू मोलरिटी। KiO3 का एन फैक्टर कितना होगा? KiO3 का एन फैक्टर +5 से 0, एन फैक्टर 5। ये एन फैक्टर ऑलरेडी हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसीलिए अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एन फैक्टर कैसे निकालने हैं, ये सब आपको पता है। इसे आपको सॉल्व करना है। 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर ही आ जाएगा 1/12। आंसर इज 1/12। एमडी पार्टी दे दो भाई, एमडी पार्टी दे दो। कहां आना है जल्दी से बताओ, या गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्या कर रहे हो? एन फैक्टर गलती से 5/3 आ गया बेटा। 5/3 तो सही है, एन फैक्टर गलती कहां है इसमें?
क्या एमडी हैं? इतने तुम कमजोर निकले कि तुम भाग जाओगे बस? कितनी बार एन फैक्टर निकाल चुके हो? और देख लो तुम, एक बात तो तुम नॉर्मली मैं कहता हूं कि अगर अपनी गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते हो ना, तो उसका एक बड़ा बहुत अच्छा तरीका है। जब भी कोई गलती हो तो एक अपने किसी दोस्त को पकड़ो और उसको एक छोटी सी पार्टी दे दो। आप चाहे समोसा ही खिला दो, बर्गर खिला दो, पेटीज खिला दो, चिप्स दिला दो, क्योंकि वो जो गलती है ना, फिर वो बड़ी याद रहेगी कि यार उस गलती के कारण उस दोस्त को जब खिलाना पड़ता ना, तो दुख बहुत बड़ा हो जाता है। और फिर वो मिस्टेक आपको जिंदगी भर याद रहेगी कि हाँ यार वो मिस्टेक की थी तब तेरे को बर्गर खिलाया, किसी दिन पिज्जा, बड़ी मिस्टेक हो तो पिज्जा खिला देना। तो ये पार्टी देने से है ना बहुत फायदा होता है। और ऐसा करोगे तो जेई में अच्छी रैंक आएगी, जेई में अच्छी रैंक आएगी तो अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जॉब लगेगी तो जितने रुपए अभी खर्च कर रहे हो ना, उससे कितने टाइम्स ज्यादा तुम्हें मिलेंगे, पता है तुम्हें? तो ये तुम्हारा खर्चा नहीं है, ये तुम्हारा बहुत जबरदस्त वाला इन्वेस्टमेंट है। कितने एक्स का रिटर्न मिलेगा वो तुम भी नहीं सोच सकते हो। उस 10 रुपए पे तुम हजारों लाखों रुपए का तुम्हारे को रिटर्न मिलने वाला है, और तुम अभी भाग रहे हो है? सीरियसली बता रहा हूं, ट्राई कर लेना। जिस गलती पर अगर किसी दोस्त को पार्टी दे दी तुमने, जिंदगी में वो गलती तुम दोबारा कभी नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। समझ में आए ये दोनों क्वेश्चंस? तो अब देखो, क्वेश्चन के वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो सभी तरह के टाइप्स में आपको बता चुका हूं। अब कुछ नहीं है, इन्हीं में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती जाती है, एक नहीं। अब मान लो यहाँ एक सब्सटेंस है, उसकी जगह दो हो सकता है, 2 स्टेप के बजाय 3 स्टेप में रिएक्शन हो सकती, 4 स्टेप में रिएक्शन हो सकती। कॉन्सेप्ट यही है, नंबर ऑफ स्टेप्स और बढ़ती जाएगी। हो सकता है ए के बजाय दो रिएक्टेंट हो, मिक्सचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी इन्हीं को आपस में मिक्स किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट यही है, तरीके यही है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे और बातें समझ में आती जाएगी। तो अब सारी बातें इस पर आती कि आप शीट कितनी अच्छी तरह से सॉल्व करते हो, शीट के क्वेश्चन कितनी अच्छी तरह से लगाते हो। जितनी मेहनत वहां करोगे उतना आउटपुट बढ़ता जाएगा, अपने आप बढ़ेगा। क्वेश्चंस ठीक होते जाएंगे, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। अभी जब आप शीट करोगे ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सर रिएक्शन ही नहीं पता चल रही। वो आदत अपने आप आ जाएगी कि रिएक्शन क्या होगी, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। कभी कभी कंफ्यूजन होगा, सर कि ये रिएक्शन होगी या ये रिएक्शन होगी। तो समटाइम्स आपको खुद समझ में आ जाएगा, यार क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यही रिएक्शन हो सकती है। हमेशा ऐसे सोचना है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो। मान लो आपके दिमाग में कोई थॉट आया लेकिन लग रहा सर ऐसा होने पर तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो वैसा मत सोचो भाई। हमेशा ऐसे सोचो जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो, आप फाइनल आंसर तक पहुंच रहे हो, तो वो थॉट ही सही होगा। तो वो क्वेश्चन करते वक्त ही सारी बातें समझ में आएगी। लेकिन अब यहां पर मैंने आपको इनिशियली कहा था 3 तरह के एन फैक्टर्स तो हमने निकाल लिए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन बैलेंसिंग में मैंने आपको और भी केसेस बताए थे। तो यहां पर कुछ और तरीके भी हैं एन फैक्टर निकालने के। तो अब मैं आ रहा हूं फॉर टाइप 4 रिएक्शन। टाइप 4 रिएक्शंस याद है आपको? टाइप 4 रिएक्शंस क्या थी? जिसमें एक एलिमेंट पार्शियली रिड्यूस या पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा था। तो यहां पर हेडिंग डालो, रिएक्शंस इन विच एन एलिमेंट undergoes partial reduction and oxidation। जो बैलेंसिंग हमने की थी उसमें एक एग्जांपल मैंने लिया था KMnO4 प्लस HCl, जिसमें बन रहा था MnCl2 प्लस Cl2 प्लस KCl प्लस H2।
अब यहां पर हम देखें तो Cl आयन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है -1 से 0, लेकिन जितने भी Cl आयन है सबका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, कुछ Cl आयन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस HCl का एन फैक्टर क्या होगा? क्या केवल ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन से निकाल दें कि यहां से -1 से 0 तो चेंज 1 का, तो इसका एन फैक्टर 1 नहीं। अब अगर यहां पर आपको HCl का एन फैक्टर निकालना है तो इस पूरी रिएक्शन को आपको बैलेंस ही करना पड़ेगा। बैलेंस करने के बाद यह देखना होगा कि इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं डिवाइडेड बाय HCl का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बिना बैलेंस किए हुए आप एन फैक्टर नहीं निकाल सकते हो। तो यहां पर पहले हम इसको बैलेंस करें तो KMnO4 कन्वर्टिंग इनटू MnCl2, HCl कन्वर्टिंग इनटू Cl2, यहां पर क्लोरीन को बैलेंस कर दिया। यहां पर अगर मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो ये 5 आता है, यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है 2। ये आप कर चुके हो इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। मतलब इस रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसको 2 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब इसमें भी चेंज हो गया 10 का, इसमें भी चेंज हो गया 10 का, मतलब इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। कह सकते हो कि HCl 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, उन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन्स को KMnO4 एब्सॉर्ब कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स 20 नहीं है, ऐसा नहीं कि 10 इलेक्ट्रॉन यहां 10 इलेक्ट्रॉन यहां तो 20 हो गए, नहीं। जो 10 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज कर रहा है उन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व जो होंगे वो 10 ही होंगे। तो अब अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देते हैं तो KMnO4 प्लस 10 HCl कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस MnCl2 प्लस 5 Cl2 प्लस 5 Cl2। लेकिन अभी ये रिएक्शन पूरी बैलेंस नहीं हुई है। हां, अगर कोई पूछे कि इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है तो कह सकते हो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। जितना ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस रिएक्शन में 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, वो दिखेंगे नहीं क्योंकि वो एक ने लूज किए दूसरे ने गेन कर लिए, बट इस रिएक्शन में एज ए इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। कितने? 10। लेकिन एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो पहले हमें इस पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो यहां पर पोटेशियम को बैलेंस करें तो ट्वाइस KCl, और अब Cl आयन को अगर हम बैलेंस करें तो यहां पर 6 HCl और ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल HCl कितना हो जाएगा 16, और फिर H2O को बैलेंस करें तो 8 H2O। अब यहां पर HCl टोटल कितना है? HCl टोटल है 16 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। तो इसका जो एन फैक्टर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब 16 मॉलिक्यूल्स के साथ 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल के साथ 10/16, तो ये इसका एन फैक्टर आ जाएगा। हाँ, यहां से भी आप KMnO4 का एन फैक्टर निकाल सकते हो। 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसका कोफिशिएंट कितना 2, तो वो 5 ही आया। तो KMnO4 का एन फैक्टर तो 5 ही आया है, लेकिन इसका एन फैक्टर 10/16। इन सब के एन फैक्टर निकाल सकते हो आप यहां से। एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 10/2, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 10/5 विच इज 2। इवन आप यहां से KCl और H2O का एन फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस KCl का एन फैक्टर भी 10/2 और H2O का एन फैक्टर 10/8। इन सब के एन फैक्टर अब इसी तरह से फाइंड आउट किए जाएंगे। हाँ, यहां पर अगर आप देखो तो MnCl2 का डायरेक्टली भी कर सकते थे, वो भी 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा, लेकिन जिसका पार्शियल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एन फैक्टर इस तरह से निकालना पड़ेगा। लेकिन अब आप कह सकते हो सर रिएक्शन ही बैलेंस कर दी तो फिर तो हम मोल कॉन्सेप्ट से ही कर लेंगे, फिर तो मोल कॉन्सेप्ट से ही कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, और मोल कॉन्सेप्ट से ही करो। अगर आप रिएक्शन बैलेंस कर चुके हो तो फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये एन फैक्टर मैंने बता तो दिया कैसे निकाला जाता है, लेकिन हम कभी निकालेंगे नहीं, हम कभी इसको यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से ही सोल्व हो जाएगा। लेकिन ये बताना जरूरी था। अगर मैं आपको ये नहीं बताता ना तो होता क्या
क्वेश्चन आता और आप कहते सर HCl HCl माइनस से Cl2 में जा रहा था, बहुत आसान था, -1 से 0 एक Cl, तो इसका n फैक्टर 1, मैंने n फैक्टर 1 से सॉल्व कर दिया, वो n फैक्टर 1 से सॉल्व कर दिया, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि इसका अगर n फैक्टर निकालना है तो रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, केवल Cl माइनस से Cl2 कंसीडर करके आप n फैक्टर नहीं निकाल सकते हो, वो तरीका गलत हो जाएगा। दो हम ये कभी n फैक्टर निकालेंगे नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि इसका सही तरीका क्या है। अगर ये तरीका नहीं पता होगा ना तो हमेशा वो गलत तरीके से n फैक्टर निकाल लोगे और फिर बाद में समझ में आएगा और सर गलत हो गया, सर आपने तो बताया नहीं कि यहां पर ऐसे नहीं करना होता, मुझे क्या पता, मैंने तो वैसे ही कर दिया, मुझे लगा कि सब जगह n फैक्टर वैसे ही निकलता होगा। इसीलिए मैं आपको ये n फैक्टर बता रहा हूं कि यहां n फैक्टर निकालने का तरीका अलग है। इवन एक और बात बता देता हूं, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर है, एक रिडॉक्स रिएक्शन में जिसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है उसका भी n फैक्टर निकालने का तरीका यही है। जैसे कोई पूछे KCl का n फैक्टर क्या है, तो 10/2 5, उसके लिए भी आपको पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। यानी एक और एग्जांपल में यहां पर ले लेता हूं, टाइप 5 वाला रिएक्शंस, n फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस involved in redox reaction reaction but does not undergo any reduction or oxidation। जैसे यहां पर KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस HCl कन्वर्टिंग इनटू MnCl2 प्लस CO2 प्लस KCl प्लस H2O। क्वेश्चन आता है यहां इस HCl का n फैक्टर क्या होगा। तो क्या इस HCl का कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है यहां पर। तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्जेलिक एसिड का। रिडक्शन किसका हो रहा है? KMnO4 का। तो HCl क्यों है? एज ए एसिडिक मीडियम। लेकिन अब अगर हमें इस HCl का n फैक्टर निकालना है तो भी पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय HCl का कोफिशिएंट। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम बैलेंस कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट ये लिख रहा हूं मैं। यहां पर बैलेंसिंग में इसका आता है 5H2C2O4 प्लस 6HCl ट्वाइस MnCl2 प्लस 5 या 10CO2 प्लस ट्वाइस KCl प्लस 8H2। ये बैलेंसिंग हम कर चुके हैं। और इस रिएक्शन में भी आप देखोगे 10 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। एक Mn प्लस 7 से प्लस 2 में एक Mn के साथ 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 2 Mn है तो 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। यहां पर मॉलिक्यूल कितने हैं? 6, तो इसका n फैक्टर यहां पर 10/6 आएगा। इसका n फैक्टर यहां पर 10/6 होगा। देखो ये वाला तरीका हर जगह लगा सकते हो। रिडॉक्स रिएक्शन के केस में n फैक्टर कभी भी निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हर जगह लगेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि हर एक सब्सटेंस पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर रहा हूं, मतलब पर मोल। तो यहां पर 6 मोल्स के साथ 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के साथ 10/6, 1 मोल के साथ 10/6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 मोल 10/6 इलेक्ट्रॉन्स या तो एक्सचेंज कर रहा है, दे रहा ले रहा है, जो भी आप वर्ड बोल सकते हो। तो ये इसका n फैक्टर यहां पर हो जाएगा। अगेन कह सकते हो ये n फैक्टर निकालना पता होना चाहिए, बट ये कभी करेंगे नहीं, क्योंकि अगेन रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया तो क्वेश्चन तो फिर हम मोल कॉन्सेप्ट से ही कर लेंगे। देन एक और केस यहां पर ले लेता हूं, टाइप 6, जिसकी हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ी जरूरत पड़ेगी फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शंस।
लेट्स से अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू N2 प्लस H2। इस रिएक्शन में भी हमें अमोनिया, N2H2 इन तीनों के एन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो एक डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन। -3 +1 0 0, -3 से 0 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन। हाँ, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेशन में जिस एलिमेंट का रिडक्शन होता है उसी का ही ऑक्सीडेशन होता है। यहां रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन का, ऑक्सीडेशन हो रहा है नाइट्रोजन का, लेकिन वो एक ही कंपाउंड में। तो अब अगर हमें यहां पर इनका एन फैक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करें, नाइट्रोजन जैसे 0 -3 से 0, चेंज कितने का, 3 का। और इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कितनी है, एक ही है, तो इस कंपाउंड का एन फैक्टर 3 ही हो जाएगा। इवन ये आप हाइड्रोजन से भी करोगे तब भी एन फैक्टर 3 आएगा। हाइड्रोजन +1 से 0, तो चेंज कितने का हुआ, 1 का। लेकिन यहां कितनी हाइड्रोजन है, 3, इसीलिए एन फैक्टर 3। N2 का एन फैक्टर क्या होगा, N2 के लिए चेंज कितने का, 3 का, लेकिन यहां पर कितनी नाइट्रोजन है, 2, इसीलिए 6। H2 का कितना होगा, बता दो, H2 का कितना होगा। और H2O कन्वर्टिंग इनटू H2 प्लस O2, यहां पर भी इन तीनों के एन फैक्टर्स बता दो। चेंज 1 का, लेकिन यहां 2 हाइड्रोजन है, चेंज 1 का लेकिन 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए इसका एन फैक्टर 2। बिल्कुल बढ़िया। इस रिएक्शन में एन फैक्टर्स बता दीजिए H2O, H2 और O2 का। टू टू फोर, बिल्कुल सही। 2 2 4, इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत जगह जरूरत पड़ेगी। 2 2 4, क्लियर। एंड दिस इज ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। जितने भी तरीके थे सब मैं आपको बता चुका हूं। अब केवल आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप कुछ कुछ बातें और है जो समझ में आती जाएगी। मेन चीज है कॉन्फिडेंस, स्पीड अप, वो प्रैक्टिस से ही होगा। और कुछ नया नहीं इस चैप्टर में, सारी वैरायटी बिल्कुल डिटेल में हमने किया है। आप कहीं से भी उठा लेना, कहीं के भी नोट्स उठा के कंपेयर कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और किसी और ने क्या पढ़ा है, खुद समझ में आ जाएगा। और फिर आपकी शीट और उसकी शीट देख लेना, जितने पॉइंट्स आपको पता है वो आप देख लेना, सब पता चल जाएगा। बेटा टाइट्रेशन सब हो गया, यही तो तकलीफ है। होमवर्क नेक्स्ट क्लास में बची हुई O1 पूरी डिस्कस कर लेंगे, रिमेनिंग O1 हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट भी कर देंगे। पायल, रियल गैस का लिक्विड सॉल्यूशन में कोई कनेक्शन नहीं है बेटा। 1 1 2 बिल्कुल सही नहीं होगा, 2 2 4 ही होगा। कोई रेशियो नहीं लेना यहां पर। एन फैक्टर 2 2 4 ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। डन हो जाएगा होमवर्क। होमवर्क हो जाएगा क्या,
कार्तिक बेटा ये बातें कम से कम 20 बार बोल चुका हूं, लेकिन होता क्या है, हर स्टूडेंट को लगता है कि बता दो कितने चैप्टर बचे हैं, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, कब खत्म होगा, बस इसके अलावा और कोई मतलब नहीं होता। बेटा धीरज कह रहा कि पहले हमें डेली लेक्चर रखना चाहिए। धीरज तुम्हें पता है पहले फिजिक्स के डेली लेक्चर्स चल रहे थे, उससे पहले मैथ्स के चल रहे थे, सब प्लानिंग के साथ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक साथ फिजिक्स वाले भी डेली लगा दे, मैथ्स वाले भी लगा दे, केमिस्ट्री वाले भी लगा दे, ऐसा क्यों दिमाग लगाते हो अपना? दिमाग केवल होमवर्क लगाने में करा लगाओ, बाकी सब जगह छोड़ दो। तुम केवल होमवर्क लगाने में अपना दिमाग लगाओ, सारा टाइम अपना होमवर्क में दो, होमवर्क हो जाए तो रिवीजन करो, बाकी मत दिमाग लगाओ। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओवन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।